तो 50 डायरेक्टर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके वो बात अंदर जानी चाहिए। और जैसे कि हमारी सांस निकलती है और हमको पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं और फेंक रहे हैं, ऐसी जब तक वो भूमिका नहीं बताता तब तक वो एक्टर है मेरे ख्याल से नहीं। यानी वो तो सिर्फ वो पैरेटिंग करेगा, डायरेक्टर ने यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहा है, वो वहाँ से वहाँ गया, उसका पर्पस क्या है? देखिए स्टेज पर हमको ये चेकाव की लाइन ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही पसंद है। उन्होंने कहा है कि इफ देयर इज अ गन ऑन द वॉल इन द फर्स्ट एक्ट, इट मस्ट फायर इन द थर्ड, अदरवाइज डोंट कीप इट देयर। जो वो गन के बारे में है वही लाइन के बारे में है, वही शब्द के बारे में है। मैं जब वो डायलॉग लिखता हूँ तो दैट इज द लास्ट थिंग। इब्सन ने जैसे कहा था कि इफ यू टेक आउट वन वर्ड आउट ऑफ माई प्ले विल ब्लीड। इतनी ऑर्गेनिक चीज है, तो मैं शब्द को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ नाटक में। और हमारे एक दिन हमारी यहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था कि वो जो बीच में शब्दों के बीच में जो क्या कैविटी रहती है ना, वहाँ सब नाट्य होता है। मैंने कहा तो तुम ऐसा करो कि बाजार में जाके एक्सरसाइज बुक खरीदो और वो उसका प्रयोग करो। मैंने कहा वो कैविटी नहीं रहता है, वो दो शब्द का टेंशन रहता है। वो दो शब्द ऐसे होने चाहिए कि जिसमें ताकत हो टेंशन की, नहीं तो उसमें कुछ अर्थ नहीं है। एक मैं हमेशा पूछता हूँ इन लोगों को कि आप लोग सेंटेंस को डायलॉग कब कहते हैं? सेंटेंस का डायलॉग में कब रूपांतर होता है? तभी होता है कि जब वो नया टेंशन क्रिएट करता है या नए टेंशन को रिजॉल्व करता है किसमें, तब वो डायलॉग होता है। नहीं तो वो डायलॉग कैसा होता? तो इसलिए मैं शब्द को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। आपने पहला नाटक कब लिखा? मैंने पहला नाटक लिखा, मैंने पहला नाटक मैं 25 साल 25 इयर्स आई फॉरगेट द ईयर। हाँ नहीं ठीक है, मैंने आसपास। मगर वो जो नाटक लिखा तो वो तुकाराम के जीवन पे लिखा था। अच्छा हाँ। अच्छा। इस तुकाराम पे मेरी बहुत श्रद्धा है, उसके विट्ठल पे इतनी नहीं है मगर तुकाराम पे बहुत है। अब इस तुकाराम के जीवन का एक प्रसंग है, उसकी एक लीजेंड सी हो गई है कि तुकाराम ने कहा कि वेदांचा तो अर्थ आम्हासी चठावा येरानी वहावा भार माथा। वेदों का अर्थ जो है हमको ही मालूम है, बाकी लोग जो है वो भार सिर्फ सिर पर लेकर घूमते। साखरेच्या गोण्या बैलाची ये पाठी, चीनी की जो बोरियां होती है वो बैल के पीछे लगते हैं, उनको उसका कोई तयासी सेवटी करवाड़े, वो जाता है घास खाने के लिए, उसको शक्कर की कोई ये नहीं होती। ऐसी उसकी एक कविता है। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत बिगड़ गए और तुमको वेद का क्या अधिकार, ऐसा पूछकर उनकी जो कविता की पोथियां थी वो नदी में डुबो दी उन्होंने। और लीजेंड ये है कि 14 दिन के बाद ये पोथियां नदी से ऊपर आ गई, इंद्रायणी ने आके वापस दे दी और फिर से ये हमको। और इसको मुझे लगता था कि ये कुछ बराबर नहीं है। ब्राह्मण्स ने ऑपोजिशन जरूर किया होगा, मगर वो जो चमत्कार बाकी है वो उसमें। और ऐसे पुराने संतों के, हर संत के साथ संत के हाथ जब तक चमत्कार नहीं तो संत को संत पद नहीं मिलता। नहीं। आज भी ऐसा ही है ना। सत्य साईं बाबा जब तक वो धूप ये कुछ नहीं देते तब तक वो उनका सत्य नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। खैर छोड़ दीजिए। तो उस पर मैंने क्या किया कि तुकाराम की जब वो सब डुबो दी तो उन्होंने अनशन किया था 14 दिन का। और विट्ठल को पूछा था कि ये जो लिखा है वो तेली था, संतू तेली। उसकी वो अभी तक है पोथी उसके हाथ की। अब हर साल पंढरपुर के मेले में वो रथ यात्रा में वो पोथी लेके जाते हैं। तो तुकाराम को तो हुए करीब 400-500 बरस हो गए होंगे। हाँ 400। अच्छा, तो वो पोथी पुरानी पोथी वो लेके जाते हैं। That's an honor given to the writer। उसकी वो ज्ञानेश्वरी और ये दो लेके जाते हैं, पंढरपुर को जाते हैं देहू से, विट्ठल को पास रखते हैं वापस। वेरी टचिंग एंड ब्यूटीफुल थिंग। खैर तो मैंने उसमें नाटक में ऐसा दिखाया है कि वो तुकाराम कहता ही जाता है, वो संतू लिख के ले लेता है और लोगों के बोलने में, जबान में इसमें उसमें तुकाराम की पंक्तियां बहुत आती है। तब अनशन जब शुरू किया है, वो जो भक्त मंडली थी उनको लगा कि बूढ़ा मर जाएगा, अभी अब क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब गांव में गए और जिनको जिनको याद था वो सब फिर से लिख लिया और ये 14 दिन के बाद लाकर उनको दे दिया। और मैंने लिखा था कि ये गंगा ने नहीं दी, लोक गंगा ने वापस दी। कि जो विचार है, आप अच्छे विचार ये करना चाहते हैं वो डूबेंगे नहीं। अगर लोगों के प्रति एक विचार लोगों तक गया ना, वो तुम डुबो नहीं सकते। ये थी मेरी पहला।
मगर वो पहला नाटक गिर पड़ा पहले एक दो इसमें। अच्छा। इट वॉज ए ग्रेट फेलियर। इट केम प्रॉब्ली एट ए रॉन्ग टाइम, क्योंकि लोगों के मन में इतनी तैयारी नहीं थी कि एक चमत्कार को हटा के कोई ये कर रहा है। लोगों को चमत्कार ही चाहिए, अभी भी चाहिए। और मेरे लिखने में भी गलतियाँ थी। अब मैं पढ़ता हूँ, मुझे हंसी आती है उस प्ले पे। छपा था वो नाटक? हाँ, छपा था। अच्छा। और उसमें गाने भी अच्छे थे, और वो गाने ऐसे थे कि वो जैसे अभंग डायलॉग में आते थे। अच्छा। कि जैसे कि एक जगह एक अभंग कहते कहते तुकाराम भूल जाते हैं, तो चमार एक बैठा है, वो आगे लेता है और गाना वो चमार शुरू करता है। तुकाराम कहते देखो इसके कैसे मन में आया। वो तो हमारे बारे में आपने लिखा है कि तुमने भगवान के बारे में ऐसा लिखा कि चर्म रंगू लागे रोहिदा सा संगे, तो हम चमार है तो हमारे साथ भगवान चर्म को रंग देने का काम भी करता है। ये हमारे मन में रहेगी बात, नहीं तो किसके मन में रहेगी? हमारा जो है वही आप लिखते हैं, इसलिए हमारे मन में रहती है। ऐसे करके वो अपने लिया था। उसमें अभंग थे। अच्छा। और ये सब था, तो बहुत ही अच्छा, यानी परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ करता था, मगर चला नहीं चलने के लिए। वही रोमांस है थिएटर का। नोबडी कैन टेल यू, इसकी कुंडली कोई किसी ने लिखी नहीं। उसके बाद वो लिखा। उसके बाद मैंने, वो तो फेलियर हो गया प्ले है बिल्कुल। और भी कारण हुए उसके कि जो हम हमेशा नाटक वाले ढूंढते रहते हैं। हुआ ये कि वो पहले जिस दिन बुकिंग शुरू हुआ उससे लेकर 7 दिन इतनी जोरदार बारिश पुणे में हुई कि थिएटर तक कोई आ ही नहीं सका। मुझे याद है उस डेट 8 नवंबर थे, मेरे बर्थडे को ये प्ले था। तो वो बर्थडे मैंने ऐसा ही सेलिब्रेट किया। खैर, उसके बाद हमने इंस्पेक्टर जनरल गोगोल का जो है वो किया मराठी में। एंड दैट वाज सच अनुवाद किया आपने या स्वतंत्र रूप से लिखा? स्वतंत्र रूप से उसको लिया। मैं उसको कहता हूँ, मेरा शब्द है कि अनुनिर्मिति कहता हूँ। अनुनिर्मिति कहता हूँ, ट्रांसक्रिएशन कहता हूँ, कि जो हमारी सिचुएशन है उस पर राइट। और इतनी वो डायलॉग की मजा, यानी वो गोगोल से इतनी मिलती जुलती है कि एक दिन हम रशियन फिल्म गोगोल की देख रहे थे, इंस्पेक्टर जनरल की। अच्छा। रशिया साहित्य संघ में, और साहित्य संघ के लोगों ने उसका परफॉर्मेंस किया था, तो वो भी एक्टर्स बैठे हुए थे। तो इंग्लिश जब कैप्शन आती थी उसके साथ ही मराठी डायलॉग बोलते थे। अच्छा। और पिक्चर को मराठी डबिंग कर दिया पूरा। इतना वो नजदीक भी था, मगर पूरा मराठी भी था। उसमें पहला मैं इंस्पेक्टर जनरल का रोल मैं ही करता था। अच्छा, अच्छा। और क्या वो आपने पहली बार वो अभिनय किया या उसके पहले आप? नहीं, तो प्रोफेशनल कंपनी में करता था। उसमें नाट्य निकेतन में भी किया था रामनगर के साथ। एक वही नाटक था उसका। उसमें हीरो का रोल मैं ही करता था। अच्छा। कितने साल की उम्र में आपने अभिनय शुरू किया होगा? 25-26, यानी प्रोफेशनल स्टेज पे मैं उसी समय आ गया। और राइटिंग भी उसी समय शुरू किया। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्शन भी उसी समय शुरू किया। 25 के बाद ये सब शुरू, पहली जो कुछ हमारे साथ इकट्ठा की हुई संपत्ति थी उसका ये शुरू कर दिया, उसका उपयोग शुरू किया मैंने। और हमारे नसीब से कहिए कि हमारे एक योगायोग से कहिए, किसी से हमको किसी के साथ ये करना नहीं पड़ा, शागिर्दी करनी नहीं पड़ी। अच्छा। क्योंकि यानी मैंने कभी जो पहली, जिसको क्या कहते हैं मराठी में कहते हैं उम्मीदवारीचा काल कहते हैं। उम्मीदवारी का काल रहता। ट्रेनिंग पीरियड ऐसा नहीं रहा, यानी हमको एक्सेप्ट ही कर दिया लोगों ने, क्योंकि मुझे नहीं जानता सब। नहीं, वो अपनी क्षमता और प्रतिभा रही, भगवान जाने क्यों। इसलिए संगीत में भी बड़े बड़े गवैयों के साथ मैं जैसे दोस्त ऐसे बातचीत करके राग ये वो सब ले लेता था उनसे। अच्छा। इसकी एक वजह है, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि पुरुषोत्तम भाई के संगीत में आपकी इतनी रुचि है। और एक दिन तो अभी हमने कभी तुमको एक सोलो हारमोनियम की हमारी कैसेट है, भेज देंगे। हाँ। ये प्रोफेशनल कैसेट है। हाँ। वो तीनों भेज दूंगा मैं, या किसी के साथ भेज दूंगा। खैर, उसमें हमने मैंने बहुत ही 10-12 पिक्चर्स की म्यूजिक डायरेक्शन की। अच्छा। वो उन दिनों में तो ये करता रहता था, तो एक्टिंग भी चालू थी, लिखना भी चालू था। ये तो अमलदार नाटक ने हमको द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस वो अमलदार से शुरू हो गई। अच्छा। वो हाउसफुल परफॉर्मेंसेस। अच्छा। और वो जमाना अमलदार मैंने गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल। अच्छा। और आपको मैं क्या बताऊं, अब इस नाटक को कई 30-35 करीब 40 बरस हो गए होंगे, अभी भी ये नाटक के परफॉर्मेंसेस हुआ करते हैं। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद जो मैंने नाटक लाया कि जिससे हमको बहुत ये प्राप्त हो गई, एक
एक्सेप्टेंस एज ए प्ले राइट, वो था तुझे आए तुझे पाशी, कस्तूरी कस्तूरी मृग का। हाँ। वो अभी भी चालू है। अभी भी अब कस्तूरी मृग जब था, उसका एक किस्सा बताता हूँ आपको। वो मुंबई मराठी साहित्य संघ के लिए हमने वो प्रोड्यूस किया। तो उसके पहले 25 परफॉर्मेंसेज जब हुए तब उन्होंने कुछ आयोजन किया था, क्योंकि उन दिनों में 25 परफॉर्मेंसेज वाले टेरिफिक थे कि ऐसा करना है ऐसा करना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं को। दे वांटेड टू फेलिसिटेट। हमने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब अगर बम्बई में कहीं किसी थिएटर पे तुझे आए तुझे पाशी का बोर्ड दिखाई देगा, तब मैं जाके उनको कहूँगा कि प्लीज हमारे कुछ तुम ये करो, फेलिसिटेट करो। और मैं क्या बताऊं तुमको कि व्हेन आई बिकेम 60 तो हमने पब्लिक फेलिसिटेशन कुछ एक्सेप्ट नहीं किए, मगर एक मेरे सब लिटरेचर का चुना हुआ ऐसा द बेस्ट ऑफ पी.एल. देशपांडे जैसा एक कलेक्शन, उसका नाम 60 रखा है। अच्छा। 60 में से इकट्ठा करना, और 60 मीन्स एट एज ऑफ 60, जो मराठी में उसका एक लेस सा हो जाता है। मराठी में ऐसे बहुत शब्दों के बहुत है शब्दों में। और तो 60 हमने वो प्रकाशित किया, और प्रकाशन का बम्बई में प्रोग्राम था, बहुत अच्छा रहा उस दिन। तो उस दिन मैं आपको बताता हूँ कि बम्बई में और महाराष्ट्र में उस एक ही दिन 7 परफॉर्मेंसेस इस एक ही नाटक के थे। अरे वाह वाह। और आपने देखा भी होगा जरूर, कोई एक में तो आप शामिल हुए? नहीं, किसी में नहीं शामिल हुआ किसी में शामिल मगर उसी रोज बम्बई में 2 परफॉर्मेंसेस थे उस नाटक के, और पूना में एक था, कहीं नागपुर में एक था। मुझे बहुत मजा। नहीं तो ये बाई चांस हो गया था? तो बाई चांस हो गया, कैसा हो गया मानो, क्योंकि वो चलता ही है, हर बहुत टीम से वो करती रहती है वो इट इज सम काइंड ऑफ ए बॉक्स ऑफिस थिंग ऑल्सो। अब आजकल अच्छा नहीं करते, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंसेस करते हैं, ये होता ही है प्रोफेशनल स्टेज पे बाद में। मगर ये नाटक बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने और एक नाटक लिखा वैसे, सुंदर में होना, जिसमें सुनीता भी परफॉर्म करती थी। शी इज ए वेरी फाइन एक्ट्रेस। सुनीता इज माय वाइफ। बहुत ही सुंदर एक्टिंग करती है वो। उन्होंने छोड़ दिया, वो मैनेजमेंट में ही रही हमारे सब पी.एल. देशपांडे को संभालने में बेचारे की जिंदगी सब गई। वही हमारी शोफर ड्राइवर वही है, वही हमारी कुक है, वो हमारे अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, झाड़ू वाली भी है, सब कुछ है। और एक्टिंग भी करती है बीच बीच में। और हमारे साथ पोएट्री रेसिटेशन में वो है। पोएट्री उनकी जरा ग्रेटर वीकनेस है, वो सैकड़ों लाइन्स भी उनको याद होते हैं। खैर, तो उसने उसमें मेन रोल किया था, बहुत सुंदर किया था, सुंदर। उसके में बहुत परफॉर्मेंसेस हो गए। मैं तुझे पाशी को बहुत ही ये मिला। मैंने अब तक आपका कितना अंदाज है, कुछ आप बता सकते हैं कितने परफॉर्मेंसेस हो गए होंगे? मेरे ख्याल से कुछ 1,500 से ज्यादा होगा। 1,500 से ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किस दल ने किया ये भी मालूम है आपको? साहित्य संघ ने किया। मुंबई मराठी साहित्य संघ 400-500 परफॉर्मेंस किए। वैसे उसके बाद ऐसे परफॉर्मेंस बहुत, और हमेशा हमने किसी कमर्शियल ऑपरेटर को हमारे नाटक नहीं दिए। साहित्य संस्था, इंडियन नेशनल थिएटर, ऐसे जो उनको ही थे। इस बीच में हमारे बहुत से परफॉर्मेंसेस हो गए थे। हमने एक हमारा यूनिट था, हमारा अनामिका जिसको कहते हैं, जो सुनीता मैनेज करती थी। उसमें से हमारे वन मैन शो जो है, बटाट्याची चाळ, असामी, फिर एक ह्यूमरस रिव्यू, वाऱ्यावरची वरात, वट, ये उससे शुरू हो गए। तो सुनीता का एक रूल था कि 50 परफॉर्मेंसेस होने के बाद वो क्लोज करती थी। वो नया लिखने को मुझे कहती थी। जब तक नया नहीं आता तो वो रिपीट नहीं करेंगे हम। तो इससे कुछ नए भी लिखे हमने, और वो चल रहा है। अच्छा, ये आपने वन मैन शो कब शुरू किया? मेरा ये नहीं, अंदाज से थोड़ा सा, काफी बाद में शुरू किया। आई टेल यू 56-57 ऐसा कुछ होगा। 56-57 मुझे बराबर याद नहीं है। अच्छा, ये आपको कैसे प्रेरणा मिली? अरे वो प्रेरणा क्या, हर एक चीज एक घटना, एक योगा भी होता है। क्या हुआ, मैं उन दिनों में टेलीविजन में था दिल्ली में। अच्छा। आपको शायद मालूम होगा कि पहला प्रोग्राम इंडिया में टेलीविजन का मैंने प्रोड्यूस किया। अच्छा। आई द फर्स्ट टीवी प्रोड्यूसर इन दिस। अरे वाह। तो आजकल आपको अगर गाली गलौज देनी है टेलीविजन को, तो इनडायरेक्टली हमको भी लगेगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉट। एनीवे, इसके लिए, इसके ट्रेनिंग के लिए मैं बीबीसी में गया भी था। अच्छा। और वो
जब था तब INT का एक बम्बई में ड्रामा फेस्टिवल था, और इनकी इच्छा थी कि मैं एक ड्रामा ये करके प्रोड्यूस करके वो दिल्ली से वहाँ ले जाऊँ। वहाँ तो वो नया नया टेलीविज़न का ये था, काम इतना था कि मुझे तो वास्ते ही नहीं था। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे ये नहीं है, मैं फरवरी में अगर तुम पोस्टपोन करोगे, क्योंकि तब तक हमारे पहले 10-12 शोज टेलीविज़न के और एक रूटीन शुरू हो जाएगा, तब करूँगा। हमको लगा कि वो नहीं कहेगा, मगर वो दामू जवेरी पक्का आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा हमने पोस्टपोन किया, फरवरी में पोस्टपोन किया, और उसका जज से दिसंबर में लेटर आ गया कि वो कौन सा नाटक कर रहे हो, क्या कर। अब ये हो गया, मैंने कहा कि अब कहाँ ढूंढने जाऊँ, मैं एक्टर हो, और पहले से एक आई एम बेसिकली ए परफॉर्मर, वो इंस्टिंक्ट परफॉर्मेंस की इंस्टिंक्ट है। तो सुनीता ने हमको कहा कि वो नाटक करते हो तो इससे एमिन विलियम्स वगैरह जैसे करते हो, हमारे पुराने बहुरूपी करते थे, ऐसा तुम तुम्हारे आर्टिकल पे वन मैन शो क्यों नहीं करते। तब मैंने वो बटाटे चित्रा हमारी किताब है, संग्रह है, मिडिल क्लास चार्ल्स बम्बई में जो है ना, उसके वहाँ रहने वाले लोगों की फॉयबल्स एंड ये ऐसे पर लाइटर वेन में लिखी हुई चीज़ है। इट इज ए काइंड ऑफ ए ह्यूमरस स्टडी इन ए डाइंग मिडिल क्लास कल्चर, और ह्यूमरस भी है और थोड़ा पैथेटिक भी है सब। आपको याद है कुछ अंश? नहीं, अब ऐसे नहीं है। तो उसमें से हमने वन मैन शो शुरू किया, तो मैंने कहा वो करूँगा, तो वो मैंने उनको कहा कि वो करूँगा। इसके बीच में ऐसा हो गया कि दिल्ली टेलीविज़न से हमको इतना ये नहीं रहा, रुचि नहीं रही। नहीं, 1 साल हो गया था, 1-1.5 साल हो गया था प्रोग्राम शुरू होकर, और नया कुछ करना था इसलिए। तो हमारी वाइफ भी एक अजीब चीज़ है, हमको कहने लगी कि देखो ये दिल्ली का एटमॉस्फेयर हमको लगता है तुमको ये पसंद होने लगा है, यू आर स्टार्टेड लाइकिंग इट, कि वो गवर्नमेंट का ऑफिस, ये बड़ा मकान, ये वो। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा थी ना, मुझे कुछ नहीं है, अगर तुम इसमें रम जाओगे तुम्हारा लिखना उठना सब चौपट हो जाएगा। तो आई रोट माई रेसिग्नेशन जस्ट देयर ऑन द टेबल। अच्छा, अरे वाह। और दूसरे दिन माथुर साहब को, अरे वो क्या हो गया, वेरी फाइन मैन, और उनके साथ हमारा इतना ये था कि हमको सबसे डर और दुख ये था कि माथुर साहब को क्या लगेगा। उन्होंने हमको बच्चे जैसा प्यार किया था हमको, और अभी भी हमारा रेडियो से कोई झगड़ा फगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर केसकर थे, वो भी थे। तो माथुर ने हमको पूछा कि अरे पीएल बट व्हाट आर यू मिसिंग। मैंने कहा आई एम मिसिंग माई आफ्टरनून नैप, आई विश आई कुड से दैट। मैंने कहा माफ करना, मैंने 3 साल पूरे किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अब रिन्यू मत करना। वो कहता वो ज़्यादा तुमको हम ये कर, मैंने कहा नहीं, हमको नहीं करना। और इसके बीच में ये वन मैन शो की मेरी तैयारी हो रही थी, हमको मालूम नहीं था कि वन मैन शो का। और मैं सच बताता हूँ प्रतिभा जी कि दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, बट सिंस यू आर रिकॉर्डिंग इट विल कम। मेरे बैंक में पूरे 2000 रुपये भी नहीं थे जब मैंने ये छोड़ दिया था। मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि भूखा नहीं मरूंगा, हाथ में हारमोनियम है, रास्ते में बाजा बजाऊंगा और लोग पैसे दे देंगे। तो वो वन मैन शो किया, और हमारी कल्पना भी नहीं थी कि उसको इतना बड़ा रिसेप्शन आएगा। जैसे कि दूसरे शो में लोगों के क्यों रात भर से लगने लगे इस शो। अच्छा, बम्बई में बिरला थिएटर में मैंने बिरला थिएटर बिरला मातोश्री को मैंने करीब 2 या 3 लाख रुपए रेंट दिया है। अच्छा, हमने कहा बिरला जी के पास में हमारा भी एक फोटो लगा दो। इतने परफॉर्मेंसेस किए। अच्छा, ऑल पैक शो, और इतना हमको इतना अच्छा क्राउड मिला, और उसमें 3 घंटों में एक वल्गर टच नहीं था, कहीं उम्र के लिए नीचे गिरना नहीं था, ये कहता। और आखिर एक उसी चाल का आत्मकथन, बटाटे की चाय, एक चिंतन कि एक पुराना जमाना ऐसा उन्होंने जो चाल नहीं देखा था और नया देखने लगे। एक मिसाल के तौर पे आप बता रहे हो, वो कहता है उसको मालूम है कि वो गिर जाएगी और वहाँ अपार्टमेंट खड़े रहेंगे, और वो क्या मिस होगा। वो कहता है कि ये इस चाल के जो दरवाजे थे वो कभी बंद नहीं रहे, खुले ही थे। अंदर क्या हो रहा है सब लोग दिखाई देते थे, इधर से वो गैलरी से जाते थे, वो करते थे। अब ये दरवाजे बंद रहेंगे और टक टक करेगा कोई, और वो अंदर आने के काबिल है, लायक है या नहीं, ये देखने की छोटी सी उसमें ग्लास की एक आय होगी।
लोग चिल्लाएंगे नहीं, कैसे हो बाबूराव, ठीक है, क्या खाना हुआ आज, ऐसा ये चिल्लाना बंद हो जाएगा। ये जो है ना आखिर का, तो और वो चाल आखिर में कहती है कि तब मैं एक ही कहूंगी, नहीं मेरे पेट में इससे बहुत तुम्हारे बारे में प्यार थी, इस वास्तु को प्यार मालूम नहीं है, नई सीमेंट कंक्रीट की जो वास्तु है उसको प्यार मालूम नहीं है। मैं चाहे गंदी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मगर मेरे पेट में एक चीज थी, ये नए मकान में तुमको नहीं मिलेगी, सब फैंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ऐसे इस पर नोट पे वो खत्म हो गया। समटाइम्स आई कुड हियर द सॉब्स ऑफ द पीपल, जो हंस के, बट नथिंग सेंटिमेंटल अबाउट इट, क्वाइटली। तो मैं क्रिटिक्स की भी बात बताता हूँ, तो क्रिटिक्स ने उस जमाने में लिखा कि आखिर का पार्ट जो है वो जरा सेंटिमेंटल सा पार्ट पीएल ने दिया है वगैरह वगैरह। अब जब 60th बर्थडे को हमारा जो संग्रह निकला तो उसमें बेस्ट ऑफ पीएल वो कलेक्ट करना है करके जयवंत दलवी जो हमारे नाटककार है उन्होंने एडिट किया है वो। अच्छा। उन्होंने बहुत परिश्रम किया इस किताब के लिए, 60 के लिए। तो उन्होंने सब साहित्यकारों को खत लिखा कि पीएल का तुमको जो कुछ पसंद है वो हमको बोलो। तो सब लोगों ने इस आर्टिकल का अंतर्भाव किया था अपने आर्टिकल, जिन्होंने उन दिनों में क्रिटिक्स ने भी वो भूल गए थे कि क्या लिखा था, और फिर से पढ़ा और उनके मन में रहा था। तो खैर वो वन मैन शोज हमारे शुरू हो गए, और वो बाकी भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इसके लिए आपने नाटक की स्क्रिप्ट अलग से लिखी या जो स्क्रिप्ट अलग आर्टिकल? नहीं, आर्टिकल की स्क्रिप्ट नाटक के लिए मेरा वैसा बहुत स्पोकन ही रहता है, मगर एडिटिंग नाटक के लिए थोड़ा एडिशन, थोड़ा सब्सट्रैक्शन, ये सब क्या जो अभिनीत करने का था उसको ज्यादा महत्व दे दिया, और जो सिर्फ निवेदन था उसको भी ऐसे ढंग से रखा कि साइड बाय साइड मेरी एक्टिंग भी होती। यानी ऐसे एक सीन है वहाँ कि वो चारों पूना में जाने के लिए जाते हैं, वो सब देखते हैं कि सब लोग दुनिया भर का भ्रमण करते हैं, हम पूना तक क्यों न जाए करके वो चार बेचारे लोग, उसमें एक मास्टर जी है, एक क्लार्क है और एक है, ऐसे चार निकलते हैं जाने के लिए। तो बोरीबंदर तक वो कैसे गए उसका नरेशन है। वो नरेशन करते हुए वो विक्टोरिया बम्बई के अपनी घोड़ा गाड़ी देखी होगी, तो ऊपर वाली एक सीट होती है, वो ड्राइवर के पड़ोस में कोचवान के बगल, तो वहाँ वो स्कूल टीचर बैठे और वो बोलते हैं। तो थ्रू आउट वो एक 5 मिनट का सीन था, मैं वो ऐसे करके वो बोलता था, वो चले, और आखिर सेंटेंस आता था, आखिर वो वीटी स्टेशन पे गाड़ी आई, ऐसे रुके तो ऑडियंस तो ऐसे धक्का मिलता था। ऐसे उसमें मैंने माइम इंट्रोड्यूस किया था, सब कुछ इंट्रोड्यूस किया था, और एक ऑपेरा था म्यूजिकल उसमें, चाल के लाइफ पर वो अकेला ही गाता था, नो अकम्पनीमेंट, नथिंग ऑफ द काइंड। अच्छा। पूरा लाइफ, दिन से सुबह से लेकर रात तक वो एक चाल के लाइफ में हर एक का, बच्चे क्या करते हैं, माँ क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं, और क्या क्या होता है, वो म्यूजिक में था सब। अच्छा। वो ये था। अच्छा। तो ऐसी वो इट वॉज बहुत ही अच्छा उसका रिसेप्शन हो गया, मगर हम उसके कुछ 1000-2000 परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, और ऐसे नो। एक बाद में क्या हुआ है कि विद ग्रोइंग ईयर्स हमको लगा कि हमारा दूसरे तीसरे पीस के बाद हमारा ब्रीदिंग इतना साइंटिफिक नहीं होता है, थोड़ा गैस फील होता है, तब से बदल। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके पहले, क्योंकि आज तो मराठी स्टेज पर मोनो एक्टिंग काफी होती है, काफी एक्टर्स, तो क्या इसके पहले नहीं इसका एक्टर प्रोफेशनली किसी ने नहीं किया था। सुहासिनी मुलगांवकर ने सौभद्र नाटक को रिसाइट किया, देखा था हम लोगों ने कलकत्ता में। रिसाइट करना नाटक ये हमको नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अभिनय जो अभिनय किया था, मगर हमको लगता है मोनो एक्टिंग के लिए नाटक ये नहीं है, उसमें नरेशन चाहिए। ये परंपरा है कथाकार की, नाटककार की नहीं। हमारे यहाँ कीर्तन करने वाले जो लोग थे कथाकार, वो सच मोनो एक्टर्स थे। यानी महाभारत की कथा कहते हुए द्रौपदी भीम के साथ कैसी बोली, वो उस ढंग से बोलते थे, यानी वो इतने रोज करते थे, गाते थे अच्छे, संगीतकार अच्छे थे, बहुत ही। यानी मेरे सामने पिक्चर था वो कथाकारों का, और ये बहुरूपिया हमारे यहाँ आते थे, उनका था। 10-12 रोल इकट्ठा एक ही आदमी करता। अच्छा, ये बहुरूपिया क्या इनका रोल होता था, कैसे? वो तुम्हारे वो जैसे नकलची होते हैं उस ढंग के। अच्छा। एक मारवाड़ी है मानिए, गांव का, और किसी को तो वो फंसाता है, वो सीन वो बता रहा है कि दोनों का रोल वो करता था, और ये करके वैसे थे। और मजेदार गाने हुआ करते थे उनके, ऐसे रोज करते थे। गाँव का पटेल है, उसके साथ किसी का एक झगड़ा है या प्यार है, ये है। वो जो पुरानी बिट के वो बिट वाली जो भाण की ट्रेडिशन है, उसका एक
क्षीण सा ये था वो स्वरूप। भाण मतलब एक तो चतुर्भाणी में, चतुर्भाणी उसमें। वैसे हम लोगों के बनारस में भी भाण का तमाशा बराबर भांड का तमाशा हुआ करता है, अभी भी होता है। उसी से वो भांड कहते हैं ना उसको, छोटे छोटे कथानक लेकर के और वो बराबर। वैसे हमारे कोल्हापुर में सोंगी भजन कहते हैं उसको। अच्छा। सोंग माने स्वांग जिसको कहते हैं, यानी रोल। हाँ। रोल लिया जिसको हम कहते हैं उसको सोंग लिया कहते हैं मराठी में। सोंग लिया, सोंग आणलं। सोंग म्हणजे दैट मीन्स आपने राजा का भेष, वेश जिसको कहते हैं उसको मराठी में सोंग शब्द। अच्छा। राजा का सोंग बड़ा अच्छा रहा। हाँ। पुराने मराठी में। हाँ। आजकल के मराठी में वो भूमिका ये वो वगैरह से कृत्रिम सी हो गई। वो सोंग शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक स्वांग एक नाटक होता है। हाँ, बिल्कुल स्वांग माछ है, स्वांग है, भवाई है, ये सब ख्याल है। तो ऐसा मैंने करना शुरू किया और करते करते पता नहीं चला कि हम 60 ईयर्स के हो गए, तब थकावट आने लगी। तो लेटेस्ट क्वालिटी डे। आपने बहुत से नाटकों में रोल किए, कौन सी भूमिकाएं आपको बहुत प्रिय रही? मैंने नाटक में जो रोल किए उससे मुझे ज्यादा पसंद आ गया अपने वन मैन शोज। अच्छा। जहाँ मैं 10-12 भूमिकाएं करता था। अच्छा। एक क्षण में। हाँ। उसमें से उसमें जाता था, उसमें से उसमें जाता था। वो अच्छा, ये कैसा अनुभव होता था? क्योंकि ये अनुभव बिल्कुल नहीं, वो तो पूर्णता से होना चाहिए तुमको। जैसे कि मैं एक मानिए कि एक बेचारा बहुत ही नम्र ये ऐसा टीचर है, वो बोलते बोलते दूसरे से बोलता है, वो बहुत एरोगेंट है, तो झट से ऐसे आदमी को ऐसा करना। हाँ। वो प्रकाश प्रवेश बहुत फास्ट हुआ करता है, उसमें बहुत मजा आती है। और उसकी आवाज़ अलग होती है। हाँ। उसके बोलने का ढंग अलग होता है। एक आदमी कोंकणी एक्सेंट से बोलता है, दूसरा आदमी नागपुर के मराठी का एक्सेंट से बोलता है। ये सब हुआ करता है। अच्छा, क्या आप इसमें कहेंगे कि इसमें कौशल ज्यादा है? यस। कला कम है? कला नहीं, या रस कम है? नहीं, ह्यूमर उसमें अल्टीमेटली क्या है, वो ह्यूमरस पीस है। वो हमको ये बता नहीं। वो मैं एक कहूँगा कि एक रोल, एक भूमिका 3 घंटे निभाना, उसमें तो मदद चाहिए नाटककार की। हाँ। पहले तो उसको रोल ऐसा चाहिए। उसमें हर एक भावना का परिपोष एक ही आदमी कर रहा है, ये बताने के लिए बहुत कला की जरूरत है। मगर इसमें भी चाहिए, इसमें काबू चाहिए तुम्हारे सेंटेंस पे, शब्दों पे। और वो जो शब्द का उच्चारण है वो यहाँ से ही तुम्हारा आना चाहिए। नहीं, जिसके साथ सब भावनाएं हैं, सब इसमें भी कम कुशलता, इसमें बहुत कुशलता की कुशलता के हाँ। ये कुशलता चाहिए, नहीं हाँ। कुशलता। अब देखिए, जैसे हमारे कलाकार कहते हैं कि एक्टिंग में आर्ट है, वो क्राफ्ट के ये कम है। मैं तो कहता हूँ कि आर्ट का और इस भूमिका का जो एक सात्विक, उसका जो सत्व का आनंद है ना, वो पहले परफॉर्मेंस के बाद खत्म हो जाता है। फिर क्राफ्ट रह जाता है। फिर क्राफ्ट ही रह जाता है। मगर ऐसा है कि कभी कभी जब एक आध दिन मूड आता है, जिस दिन रम करके अभिनय तो किया अपने जाता को है, महसूस होता है ना, उस दिन वो तो आनंद दैट अननोन एलिमेंट, जिसलिए हम लोग मरते हैं। तो उस अननोन जो एक साक्षात्कार है, उस ये हमारे वन मैन शो में हुआ करता था। कभी कभी ऐसा रस पैदा हुआ करता था कि मैंने सुनीता को, वो विंग में बेचारी बैठती थी हमेशा वहाँ, क्योंकि हमारे थोड़े एग्जिस्ट थे पानी पीने के लिए, तो वहाँ ग्लास लेके बैठती थी, वो झट से आता था। बहुत लोगों को लगता था मैं शराब पी रहा हूँ, मैंने पानी पीता था। तो उसमें कई बार मैंने पूछा है सुनीता को कि आज मैं कुछ भूल गया क्या। मैंने कहा कुछ पीस, कौन है बुला दो, मैंने कुछ पीस छोड़ दिया क्या, ऐसा पूछा है। हमको मालूम है कि 3 घंटे हो गए हमारे, ऐसे भी रस आता था। वही उसका आनंद है। और भूमिका को फील करना, ये करना, वो करना जो है ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। जैसे कि आपको मैं कहूँगा कि आप मुझे बताइए मिठास क्या चीज़ होती है, आप कैसे बताएंगे? उसका अनुभव ही चाहिए। अभिनय और थिएटर, ये एवरी परफॉर्मेंस इज ए हैपनिंग अकॉर्डिंग इन माई ओपिनियन। वो होता है। जैसे हमारे गवैये बड़े अच्छे कहते हैं, वो गाना जब एक आध दिन बहुत महफिल जम जाती है ना, और हम कहते हैं कि हाँ साहब क्या आज मज़ा आ गया, हवा है वो आज हवा छूट गई, यानी इट इज एज ऑर्गेनिक एज दैट। और जिस क्षण में आपके मन में ये विचार आया कि अगला सेंटेंस मुझे ऐसा फेंकना है, मर गया, वो दैट इज नॉट दैट थिंग, वो नहीं है। आपको सबकॉन्शियस से ही एक्टिंग करना है।
एक्टिंग इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस, कॉन्शियस प्रोसेस ही नहीं है वो। कॉन्शियस प्रोसेस जिस क्षण में होती है ना, उसमें हमको दिखाई देता है अरे ये साला झूठ बोल रहा है, उसको क्या देखना है। अच्छा, आपने तो नाटक भी लिखे, अभिनय किया, निर्देशन किया, संगीत निर्देशन किया और नाटक भी कई तरह के किए। आपको इन अपनी विभिन्न भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका सबसे प्रिय रही है? इनमें मैंने ज़्यादा नाटकों में पार्ट बहुत कम किया है, मगर मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आसामी में वो जो वन मैन शो है, हाँ। उसमें क्लार्क की ऑटोबायोग्राफी है वो, अच्छा। एक क्लार्क की। अच्छा। उस भूमिका में जब खड़ा रहता था, हाँ। तब मैं पूरा यानी बिल्कुल सब लोगों को ऐसा लगता था कि ये बेचारा कहीं क्लार्क ही है, और हाँ। मुझे भी लगता था क्योंकि मैंने क्लर्की भी की है। अच्छा। ओह यस। हाँ। हमारी ज़िंदगी में मैंने क्या नहीं किया। हाँ, ये तो मैंने हम लोग बात दूसरों की करते रहे और आपकी बात थोड़ी नहीं हो पाई। नहीं, हाँ, हमारी बात मगर दूसरों की उनके बात साथ नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी भूमिका सब ये इन क्षेत्रों में, संगीत में या नाटक में और इसमें, ये स्वीकार करने वाली की रही है। आई एम मोर कंफर्टेबल एट द रिसीविंग एंड देन द गिविंग एंड। मैं थिएटर में जब जाता हूँ ना, तब मेरे जैसा गंवार प्रेक्षक बहुत कम लोगों के नसीब में होगा। आई एम प्रिपेयर टू हैंग माई डिसबिलीफ इन ए मिनट। हमको वक्त नहीं लगता, एक हो जाता हो बाद में। और सुनीता बहुत चिकित्सा करती कि उसके रोल में उन्होंने ऐसा किया, मैंने कहा मैंने ये देखा ही नहीं। मैंने आप रस की दृष्टि से बैठ करके आप एक मिनट में मुझे बहुत आनंद आता है। इतना ही नहीं, इतना होता है कि कभी कभी नाटक देखने के लिए जाता हूँ, हाफ द थिएटर इज एम्प्टी। हमको डर सी लगती है कि आज का ये शो में निभाया कैसा हो खर्चा। मगर आप तो अपनी वैसे लेखनी से तो ऐसी आप छुरी चलाते हैं। छुरी किन पर चलाता हूँ कि जो उन्मत्त है उन पर चलाता हूँ जरूर। हाँ। मेरा व्यंग तो जो मैन इन पावर के ही खिलाफ रहता है, ऐसे दूसरे आदमियों को चलाता नहीं। जैसे वो पॉलिटिकल सेटायर्स हमारे हैं, हाँ, तो बहुत जबरदस्त कभी-कभी पढ़ने को मिलते हैं। हमने सबसे बड़े हस्ती को लेकर सब लोगों के खिलाफ लिखा है। तो हमको उसके डर नहीं लगती। हमको लगता है कि जब वेपन, इफ यू वांट टू यूज द वेपन इट मस्ट किल, अदरवाइज डोंट यूज द वेपन, प्ले द फ्लूट। अभी आजकल आप क्या लिख रहे हैं? अब सच तो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा, क्या? एक हमारी मनीषा है, महत्वाकांक्षा है, मुझे मराठी में रविंद्रनाथ टैगोर की विस्तृत बायोग्राफी लिखनी। अच्छा। और मुझे वो एक क्रोनोलॉजिकल बायोग्राफी नहीं लिखनी। उनकी जो सैकड़ों एस्पेक्ट्स हैं, उसका बहुत बड़ा बड़ा एक एक प्रकरण हमको लिखना है। उसके बैकग्राउंड मटेरियल ये वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा। दिन में मैं आधा घंटा इस बूढ़े के साथ निकालता हूँ। कई आधा घंटा कम से कम, और कम से कम। अच्छा। निकालता हूँ। और वो आदमी एक ऐसा है कि कोई पन्ना आप से शुरू करे वो झट से पकड़ लेता था। आधे घंटे में छोड़ देता है? नहीं, छोटे कभी कभी दूसरे आधे घंटे में एक बात होती है ना कि हमारे घर में हमारा सबसे बड़ा एनिमी है ये टेलीफोन और दूसरी कॉल बेल। और तुम्हारे घर में कौन कभी आएगा उसका कोई सवाल नहीं है। अपॉइंटमेंट लेकर आना भारतीय लोगों को तो पसंद ही नहीं है। रात को 2 बजे टेलीफोन आता है कहीं से, हम लोग तासगांव से बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई अभी क्यों बोल रहे हो रात को 2 बजे? नहीं हमने टेलीफोन बुक किया था शाम को, अब मटेरियल हो गया। मैंने कहा मगर 2 बजे आपकी सोने की हमारी है। वो तो ऐसे इसमें कभी कभी मिलता है वक्त, तब पढ़ता हूँ जरूर। वो हमारी इच्छा है। हमने 3 लेक्चर्स दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर पे। उसमें से एक दिया था रविंद्रनाथ टैगोर एज ए ड्रामेटिस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर एज ए टीचर। अच्छा। और तीसरा था मैं और रविंद्रनाथ। अरे वाह। ऐसे 3 के हमारे क्यों नाता, ये रिश्ता क्यों ये हो गया। वो यूनिवर्सिटी की उसकी किताब भी आई है। अच्छा। 3 व्याख्यान। आज तो शायद 6 बज रहा है। नहीं, कितना बजे? पौने 6 बजे। पौने 6 बजे। नहीं, आज की तो बात हम लोग यहाँ पर समाप्त करें, मगर आपको मैंने जो फॉर्म दिया है उसमें थोड़े से डिटेल्स तो मुझको चाहिए। आपका कुछ प्रिंटेड, हाँ वहाँ जाकर प्रिंटेड मटेरियल आपके पास हो तो आप हमें भेज दें। प्रिंटेड मटेरियल तो बहुत कम होगा, मेरा जो है वो लिख के भेज दूँगा। प्रिंटेड मटेरियल बहुत कम कैसे होगा? कौन सा प्रिंटेड मटेरियल? नहीं है आपके बारे में। अरे लोगों ने लिखा, मैंने वो इकट्ठा करके रखा नहीं मेरे पास। उससे सिर्फ तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और बहुत फिर धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग, जरूर। तब फिर और बातचीत अच्छा, करेंगे। मुझे